रहे हैं हम इसी वीडियो में उसी को कंटिन्यू रखेंगे जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से केमिकल शिफ्ट पढ़ रहे थे कि केमिकल शिफ्ट में या डेल्टा वैल्यू क्या होती है। इन एनेमा स्पेक्ट्रोस्कोपी टू स्केल्स आर कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस केमिकल शिफ्ट। वन इज डेल्टा एंड अदर इज टो। एनेमा स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो पैमाने केमिकल रासायनिक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। एक है डेल्टा एंड दूसरा है टो। अगर दोनों का रिलेशन देखें तो टो इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा भी लिख सकते हैं हम। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटॉन रेजोनेट एट ए लोअर फील्ड देन द प्रोटॉन ऑफ टीएमएस, thus assigning delta value for TMS equal to 0, a scale can be defined. अधिकांश कार्बनिक यौगिक के प्रोटॉन्स टीएमएस के प्रोटॉन की तुलना में निम्न क्षेत्र में अवशोषण प्रदर्शित करते हैं, निम्न क्षेत्र में अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। अतः अगर हम डेल्टा के लिए उस टीएमएस के डेल्टा मान को 0 मान लें तथा एक स्केल बनाए तो एनी प्रोटॉन और सेट ऑफ प्रोटॉन विच एब्जॉर्ब एट ए फील्ड लोअर देन टीएमएस इज गिवन ए पॉजिटिव वैल्यू फॉर डेल्टा। क्योंकि हम जानते हैं कि सभी प्रोटॉन जो है उनकी डेल्टा वैल्यू उससे कम होती है तो माइनस में नहीं आके वो सभी क्या हो जाएंगे, अगर उसको 0 दे देंगे तो उन सब की वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। और वी कैन से डेल्टा इक्वल टू डेल्टा न्यू अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल पर सेकेंड, जहां डेल्टा न्यू इक्वल टू म्यू सैंपल माइनस न्यू रेफरेंस, वेयर डेल्टा न्यू इज द फ्रीक्वेंसी shift. The value of delta is expressed in ppm. Most chemical shift have delta value between 0 and 10. In the tau scale, signals for the standard reference TMA is taken 10 ppm. अगर हम डेल्टा को 0 लेते हैं तो टो वैल्यू 10 हो जाती है। हम देखें किस प्रकार से एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में हमें सिग्नल्स प्राप्त होंगे। उस प्रकार ये टीएमएस का सिग्नल है जो 0 डेल्टा पे प्राप्त हो रहा है या 10 टो पे प्राप्त हो रहा है। तो अन्य कंपाउंड्स के जो सिग्नल प्राप्त होंगे वो हमें इस प्रकार प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि अगर कोई भी कंपाउंड यौगिक यहाँ अवशोषण प्रदर्शित करता है, रेजोनेंस प्रदर्शित करता है, तो उसके डेल्टा का मान हाई फील्ड कहलाएगा, अप फील्ड एब्जॉर्प्शन या कहेंगे प्रबल क्षेत्र में अवशोषित होगा। जबकि अगर उसकी वैल्यू 8 9 10 के करीब होगी, इसका मतलब वो डाउन फील्ड अवशोषण प्रदर्शित कर रहा है या निम्न क्षेत्र में प्रदर्शित कर रहा है। समझ में आ रही बात? डेल्टा का मान कम होना एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, जबकि डेल्टा का मान ज्यादा होना एक दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण को प्रदर्शित करता है। एनएमआर में डेल्टा वैल्यू के संदर्भ में उल्टा काम है, थोड़ा सा समझें इसको। अब बात करें कि वाई वी यूज टेट्रा मिथाइल सिलेन एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस और इंटरनल स्टैंडर्ड रेफरेंस। हमने टीएमएस को क्यों आंतरिक मानक माना, उसके क्या कारण है? इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टीएमएस इज जनरली एम्प्लॉयड एज इंटरनल स्टैंडर्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। निम्न कारणों से माना है। इट इज केमिकली इनर्ट एंड मिसिबल विथ ए लार्ज रेंज ऑफ सॉल्वेंट्स। रासायनिक रूप से अक्रिय होता है तथा अधिकांश विलायकों में आसानी से विलय होता है, इसलिए हम कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। इट्स 12 प्रोटॉन्स आर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। इसके 12 प्रोटॉन जो हैं वो चुंबकीय रूप से समान होते हैं। इट इज हाईली वोलेटाइल एंड कैन बी इजीली रिमूव्ड टू गेट बैक द सैंपल। उच्च वाष्पशील होता है तथा हम किसी भी अभिक्रिया में किसी भी सॉल्वेंट से इसको आसानी से उड़ा सकते हैं और हम वापस सैंपल प्राप्त कर सकते हैं, वापस अपना नमूना प्राप्त कर सकते हैं। इट्स रेजोनेंस पोजिशन इज फार अवे फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ड्यू टू प्रोटॉन इन मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों के प्रोटॉन जहां अनुनाद करते हैं उससे इसका अनुनाद बहुत दूर होता है, इसीलिए अपन ने कहा कि टीएमएस के लिए अपन डेल्टा वैल्यू 0 देते हैं। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से टीएमएस को आंतरिक संदर्भ के रूप में काम में लिया जाता है।
अब बात कर रहे हैं अपन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग केमिकल शिफ्ट। वो फैक्टर्स जो रासायनिक श्रुति को प्रभावित करते हैं। उन 4 फैक्टर्स हैं: इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन, एनआइसोट्रॉपी एंड डीशिल्डिंग इफेक्ट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अपन कुछ ब्रीफ में पढ़ेंगे। समझने की बात है, किताब से आप पढ़ें और वापस वीडियो देखें। अगर वो चीज़ समझ में नहीं आ रही डिटेल में, आप किताब में है, लेकिन समझने के लिए इस वीडियो का उपयोग करें। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम जानते हैं कि अगर कोई भी प्रोटॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणी परमाणु उस बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे उस प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। ऐसा प्रोटॉन डीशिल्डेड हो जाता है, विपरीक्षण हो जाता है उसका, मतलब इलेक्ट्रॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जिससे ऐसा प्रोटॉन लोअर फील्ड में या निम्न क्षेत्र में भी अवशोषण प्रदर्शित कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ज्यादा विद्युत या इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई प्रभाव बढ़ने के साथ साथ जो है, हमें जो अवशोषण है वो निम्न क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसको आप इस देखें, इफ ए प्रोटॉन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम then electron are attracted by that atom, then proton is said to be deshielded. If deshielding is more for a proton, then the delta value also be more. Delta value also be more means proton will be absorbed at lower field. मैंने कहा लोअर फील्ड में जो एब्जॉर्ब करेगा उसकी डेल्टा वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। CH3Br, CH3Cl और CH3 अपन देख रहे हैं जैसे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ब्रोमीन से क्लोरीन की ज्यादा होती, क्लोरीन से फ्लोरीन की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और माइनस आई इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ जो एनएमआर सिग्नल्स हैं वो डाउन फील्ड की ओर जाएंगे, डेल्टा वैल्यू का मान बढ़ेगा 2.82, 3.05, 4.26। इसी प्रकार हम कहें माइनस आई इफेक्ट इस तरह भी समझा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के पास में है, इसलिए इस पे डीशिल्डिंग ज्यादा होगी। ये दूर चला गया, इस पर डीशिल्डिंग और कम होगी, ये दूर चला गया, इस पर डीशिल्डिंग और कम होगी, मतलब माइनस आई इफेक्ट कम होता जा रहा है। माइनस आई कम इफेक्ट होगा तो हम कहेंगे कि अवशोषण अपफील्ड शिफ्ट होगा अवशोषण में, यानी कि उच्च क्षेत्र की ओर जाएगा और डेल्टा वैल्यू का मान कम होगा। इसीलिए ये CH2Br 3.30 डेल्टा पे, जबकि ये CH2 1.69 डेल्टा पर, जबकि ये CH2 मतलब ये हाइड्रोजन 1.25 डेल्टा पर अवशोषण प्रदर्शित करेंगे। इसमें CH2 का कोई रोल नहीं, रोल केवल प्रोटॉन का, हाइड्रोजन का है। ये अपन ने देखा किस प्रकार इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से अवशोषण जो है डाउनफील्ड होता है, और अपन कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट से अपफील्ड होगा। सेकेंड फैक्टर जो अपन कह रहे थे इन्फ्लुएंस करता है वो है हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिड कार्बन हैव मोर s करेक्टर and hold its electron more tightly, so resulting in greater shielding than sp3 carbon atom. sp3 संकरित कार्बन की तुलना में sp2 संकरित कार्बन के पास s गुण ज्यादा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को मजबूती से बांधता है, जिससे प्रोटॉन पर ज्यादा डीशिल्डिंग विपरीक्षण होता है। प्रोटॉन पर विपरीक्षण होगा तो इससे क्या होगा, मैंने बताया अभी कि प्रोटॉन पर विपरीक्षण होगा तो जो इलेक्ट्रॉन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं उसका प्रभाव कम हो जाएगा, तो ऐसा प्रोटॉन आसानी से अनुनाद प्रदर्शित करेगा, यानी कि निम्न चुंबकीय क्षेत्र में ही अवशोषित हो जाएगा। जैसे विनाइलिक हाइड्रोजन 4.6 से 5.9 डेल्टा पर अवशोषण प्रदर्शित करते हैं, एनएमआर सिग्नल देते हैं, जबकि sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 0 से 2 डेल्टा पर अवशोषण प्रदर्शित करता है। इन एसिटाइलिन अब क्या होता है, sp में अपन कहेंगे कि sp में तो s करेक्टर और ज्यादा होता है, लेकिन इन एसिटाइलिन ड्यू टू एन आइसोटोपी सिग्नल्स अपीयर एट 2-3 डेल्टा। होना क्या चाहिए था कि sp तो और होना चाहिए, अपन के 7-8 पे होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो sp करेक्टर और ज्यादा है, लेकिन दूसरा फैक्टर आ जाता है, इसको हम पढ़ेंगे आप विषमदेशिकता या एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी से इसका हमें एक्सेप्शनल परिणाम प्राप्त होता है, वो आगे देखेंगे। ये पढ़ रहे हैं, तीसरा जो पॉइंट है अपन वही पढ़ रहे हैं,
मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी एंड डीशिल्डिंग इफेक्ट, चुंबकीय विसमदेशिकता तथा परिरक्षण प्रभाव। डीशिल्डिंग को कहते हैं विपरिरक्षण प्रभाव। शील्डिंग है परिरक्षण एंड डीशिल्डिंग इज विपरिरक्षण प्रभाव। A measurement which varies with the direction in which the measurement is taken is said to be anisotropic. अगर कोई भी माप अपने दिशा अलग अलग दिशा में अलग अलग प्राप्त होता है तो इसे हम कहते हैं कि विसमदेशिक होता है। The effect of magnetic field induced by pi electron, e.g. in alkene, alkyne, carbonyl compounds, aromatic compounds, etc. are direction dependent. एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल यौगिक और एरोमेटिक यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दिशा पर निर्भर करता है। प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र दिशा पर निर्भर करता है। कैसे, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। इन एथाइलिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, but it is towards applied field at the position of proton. So proton becomes deshielded and give NMR signal in downfield region. देखे, समझे, इसको थोड़ा समझ लें। देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न इंड्यूस चुंबकीय क्षेत्र है। अगर हम इसका कंपोनेंट्स इस दिशा में निकालें घटक, तो इस दिशा में इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ इस दिशा में जहाँ सेंटर में, तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत है, लेकिन जहां प्रोटॉन प्रेजेंट है वहां पे ये चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, पैरेलल है, जिससे ये प्रोटॉन विपरिरक्षित हो जाएगा, डीशिल्डेड हो जाएगा। मतलब ये इंड्यूस जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को सपोर्ट करेगा, जिससे ये हाइड्रोजन आसानी से रेजोनेंस प्रदर्शित करेगा और हमें डाउनफील्ड रीजन में एनएमआर सिग्नल प्राप्त होंगे, यानी कि 5.84 डेल्टा पे प्राप्त होंगे। डीशिल्डिंग इफेक्ट इन प्रोटॉन ऑफ इथाइलिन अपन ने कहा। ये तीन अलग अलग केस देख रहे हैं अपन, इन एसिटाइलिन, इन एल्डिहाइड और इन बेंजीन। अब समझे इसको। एसिटाइलिन यानी कि एथाइन में एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है। इसकी पाई इलेक्ट्रॉन के कारण जो प्राप्त हो रहा है हमें इंड्यूस चुंबकीय क्षेत्र या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो ये हो रहा है। इसका हम घटक इस दिशा में निकालें जहां एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे आता है। अब हम देखेंगे कि ये यहां पर तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के समानांतर है, लेकिन प्रोटॉन कहां प्रेजेंट है इसमें, यहां पे। तो यहां प्रोटॉन प्रेजेंट है, वहां ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिशन में, अपोजिट है, यानी कि ये प्रोटॉन शिल्डेड हो जाएगा। ये जो है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेगा, जिससे इस प्रोटॉन को रेजोनेंस करवाने के लिए, अनुनाद प्रदर्शित करवाने के लिए हमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी। अवशोषण जो है वो क्या हो जाएगा, अपफील्ड हो जाएगा, और हमें जो 5.84 डेल्टा पे प्राप्त हो रहा था वो प्राप्त होगा 2.88 डेल्टा पर। इन एल्डिहाइड वापस देखें हम, तो वापस वही बात है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉनों का अपन निकालें घटक कंपोनेंट इधर, तो यहाँ प्रोटॉन है और ये इधर है, यानी कि दोनों प्रोटॉन है वहां पे, दोनों क्या है, एक दिशा में। तो ये हाइड्रोजन क्या है, डीशिल्डिंग हो गई। इसमें डीशिल्डिंग हो गई तो ये डाउनफील्ड हो जाएगा और डेल्टा जो है ग्रेटर देन 9.0 आ जाता है इस केस में। और इसमें क्यों आता है, कारण और है, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट भी है। सीओ समूह के माइनस आई इफेक्ट से ऑलरेडी सीएच पे क्या है, एच के इस CH बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, डीशिल्डिंग हो रही है इससे। तो उससे कुल मिला के क्या हो गया, ये हाइड्रोजन आसानी से अनुनाद प्रदर्शित करेगा और दुर्बल क्षेत्र में ही, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में ही प्रदर्शित कर देगा। इसलिए डेल्टा वैल्यू 9.0 से भी ज्यादा होती है। इसी प्रकार बेंजीन में देखें, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन का हम निकालें कंपोनेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो वही है। इसमें भी क्या हो रहा है, जहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ रहा है, समानांतर। तो इसमें भी क्या होता है, ये हाइड्रोजन भी डीशिल्डेड है, इसलिए ये भी अवशोषण 7.37 प्रदर्शित करता है। इन दोनों में डिफरेंस बता दिया, इसका कारण है माइनस आई इफेक्ट भी है इसमें, इसलिए 9.0 है। अब बात करें कीटोन की, तो बट इन कीटोन डीशिल्डिंग occurs due to minus I effect, so delta equal to 1.9 to 2.2। कीटोन में जो प्रोटॉन है
वो शील्डिंग हो जाती है उनपे बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होने से, केवल डीशील्डिंग होती है माइनस आई इफेक्ट से। इसलिए कीटोन में वापस उल्टा होता है, एसिटाइलिन की तरह इसमें शील्डिंग होने से हमें जो अवशोषण संकेत है एनएमआर के, वो हाई फील्ड में यानी कि कम डेल्टा पे प्राप्त होते हैं। इसके आगे हम चौथा पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बची हुई चीज अगले वीडियो में देखेंगे। अब किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करें और आगे वीडियो तक ही देख सकें, और बुक से पढ़ के वापस इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर या अपने इस के बॉक्स में प्रॉब्लम बताएं कि क्या दिक्कत आई। धन्यवाद।